वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी। जीएसटी में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कृति। तो नए चैप्टर की नए फोल्डर में वीडियो जानी चाहिए। एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन वाला चैप्टर समझाने में इजी है पर मगअप करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो आज से लेके अंत तक, जब तक पेपर हो नहीं जाते तब तक आप एग्जेम्पशन रोज रिवाइज करोगे। रोज चिपका दो दीवार पे, किसी काम की नहीं हो दीवार, चिपकाओ उसके ऊपर फुल, आते जाते देखो उसको, देखना ही पड़ेगा। रोज करोगे तो ये चैप्टर आसान रहेगा और हो जाएगा। रोज बैठ के पढ़ने की नहीं कह रहा हूँ, आते जाते एक चैप्टर पढ़ लिया, एक पेज ही पढ़ लिया बस। मतलब आप कुछ भी पढ़ो, पहले जीएसटी देख का ये वाला चैप्टर का एक पेज देखो, फिर वो पढ़ो। कुछ भी कभी भी पढ़ाई स्टार्ट करो तो 2 मिनट पहले किसको दे दो आप, एग्जामिशन को दे दो। ये डिफिकल्ट चीज़ को आसान बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपने यूँ सोच लिया कि ये एग्जामिशन में एंड में पढ़ूंगा, एंड में तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हो पाएगी तुम इसको टच भी कर पाओ, क्योंकि एंड तक छोड़ने पे तो ये ऐसा लगेगा कि सर इसको पढ़ने बैठे तो पूरी जीएसटी भूल जाएंगे हम। ठीक है, पॉज कर यार, 20 मिनट भी रहेगा। हेलो, दीवार नीचे आगे पीछे प्रिंट नहीं कर देते, तो सिर्फ दीवार पे लगा देंगे तो डन। स्वागत है आप लोगों का ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे डिफिकल्ट चीज़ को सिंपल बनाने की। तो रोज़ आप कुछ भी पढ़ो उससे पहले एक पेज इसका पढ़ लो तो याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। इसमें बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज हैं। पहले तो हमें सर्विसेज समझनी पड़ेगी कि यार ये कौन सी सर्विस आई, और फिर उस सर्विस में मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स क्या है, एग्जेम्प्ट है, और उन एग्जेम्पशन में भी मोस्टली लिमिट्स है कि इतने अमाउंट का ट्रांजेक्शन है तो एग्जेम्प्ट है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो याद करना ज़्यादा है, एक्सप्लेनेशन बहुत कम है। हमारा काम आपको एक्सप्लेन करना है, याद तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन। सबसे पहली एक सर्विस हमने ली, सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़। समझते हो? हाँ, चैरिटेबल और रिलीजियस, मंदिर मस्जिद हो गए रिलीजियस, बाकी जितने भी एनजीओज होते हैं जो चैरिटी काम करते हैं वो चैरिटेबल। अब मैं कैसे मान लूँ कि ये चैरिटेबल है यार ये रिलीजियस है, हम कैसे मान लें? कुछ बोली बेटा, बोल। 12AA, वेरी गुड। कहाँ पढ़ा तूने? शब्बीर सर ने बताया था इनकम टैक्स में सेक्शन 12 के अकॉर्डिंगली, सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो जीएसटी वालों ने अपनी मेहनत बहुत कम कर दी कि एग्जेम्पशन उसको ही मिलेगा जिसके पास 12AA का क्या होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। जिसके पास नहीं है, जयराम जी की भाई। ठीक है, ओके। अब सर 12AA का रजिस्ट्रेशन ले लिया तो इसके बाद हम कुछ भी करें एग्जेम्प्ट है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने आपको रिलीजियस और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन देके बताई है। इन डेफिनेशन के स्कोप के अंदर अंदर रखोगे तो ही एग्जेम्प्ट है, नहीं तो फिर वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। मीन्स अगर यूँ मान लो कि कोई मंदिर मस्जिद वाले अपने प्रीमाइसेस में 5 स्टार होटल ही खोल ले और होटल में ही वो लोग रूम्स देने लग जाए तो फिर तो जीएसटी लगेगा। लेकिन सर अब जहाँ मस्जिद है, जहाँ पे मंदिर है, तो मंदिर में तो इतने सारे पिलग्रिमेज, इतने सारे क्या बोलते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो वो लोग रुकते भी हैं, तो उनके लिए तो रूम्स रहेंगे ना। तो वो रूम्स तो फिर माफ़ करने पड़ेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ करेंगे, अप टू सर्टेन एक्सटेंट, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। तो आप पढ़ो क्या कहते हैं। सर जितनी भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ है सब माफ़ है। पहला, सर्विसेज बाय अ पर्सन। देखो पहला तो बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, बहुत अच्छी चीज़ कही उन्होंने कि ये लोग कौन, जो 12AA में रजिस्टर्ड है, वो जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाँ, डोंट बी अ गर्ल यार। तेरे को क्या है क्या यार? मैंने उसको बोला, मैंने बोला तेरे को क्या है यार? इतने लोग हैं, किसी ने कुछ भी नहीं बोला, तू बोलती रहे, फिर हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलेगा? ठीक है, ओके। मेरी मर्जी पड़े जो मैं करूँ, तेरे को क्या? हाँ यार, हूँ मैं गलत? तुमने कहा मैं सही हूँ। ले अब पढ़े। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम करती है बताओ मेरे को। अब जिस समाज से जुड़े हुए हो, आपका एक ना एक ऑर्गेनाइजेशन का चैरिटेबल ट्रस्ट होगा, वो आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? हॉस्पिटल वो अलग है, मेडिकल सर्विस अलग पड़ेंगे। कुछ भी नहीं करते। आप उनको पैसे देते हो नहीं देते हो?
देते हो? नहीं देते हो? पैसे तो भाई जाता है। मतलब मेरे को तो ये लगता है कि मैं जो भी कमाता हूँ ना वो 70% तो वही ले जाते हैं, मेरे पास तो 30% ही लगता है खर्च करने के लिए, ठीक है। चलता है ना, खाना का चलता है प्रॉपर। बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, बहुत किसी भी चीज़ के लिए आपसे पैसे ले रहे हैं ना, तो मतलब वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। भले ही आप उसको डोनेशन के नाम पे दो, वो आपको क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। मतलब मान लो भाई ये हमारे सिद्धि का लड़का हुआ, तो उसने वो मंदिर ले गया मुंडन कराने के लिए, उन्होंने 151 रुपये ले लिए, तो ये भी तो रिलीजियस सर्विस है, ये क्या है? एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अब 1 बाय 1 सर ये पैसे हमसे मंदिर वालों ने नहीं लिए, मंदिर के पुजारी ने लिए, फर्क है दोनों में। हम पुजारी जी को घर पे ही बुलाते हैं तो उसके भी पैसे लेते हैं वो, ठीक है। नहीं लेंगे तो घर कैसे चलेगा उनका, ठीक है, ओके। वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, रिलीजियस सर्विस। सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। कोई सा भी हवन ववन कर रहा है, हर समाज में होता है, हर कोई कराते हैं, प्रीस्ट भी कराते हैं, मौलवी जी भी कराते हैं, हर कोई है, ठीक है। देन रेंटिंग ऑफ प्रेजेंट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस। प्रेजेंट्स मतलब कोई सी भी जगह, रिलीजियस प्लेस की कोई सी भी प्रेमाइसेस किराए पे देना, मतलब शादी पार्टी भी तो होती है वहाँ पे मंदिरों में, हाँ, रूम्स भी तो किराए पे दिए जाते हैं, मंदिरों के बाहर मेन रोड पे जो दुकानें होती हैं वो भी तो किराए पे दी जाती है, तो फिर वो भी एग्जेम्प्ट है क्या? हाँ है, अप टू सर्टेन लिमिट। कितना सर? अगर रूम्स दे रहे हैं तो और उनका रेंट 1000 और मोर है तो फिर टैक्सेबल है, अप टू 1999 है तो फिर एग्जेम्प्ट है, या फिर ये 1000 और मोर, थोड़ा मेरे को लैंग्वेज देखना पड़ेगा, 1000 तक माफ है, 1000 से ऊपर टैक्सेबल है। ये तो पर डे वाली बात होगी। अगर प्रेमाइसेस, वो जो हॉल्स वगैरह किराए पे देते हैं आपके रिलीजियस फंक्शंस करने के लिए, आपके घर बार के फंक्शन करने के लिए, तो उसके लिए 10,000 रुपीज तक माफ है, 10,000 रुपीज के ऊपर है तो टैक्सेबल है। ये भी कौन सा है? पर डे। मतलब हमारे समाज में तो हमारे घर के सारे ही फंक्शन समाज के सामुदायिक हॉल में होते हैं, तो वो हॉल की एक का 2100 रुपये किराया है, एक का 3000 रुपये किराया है, एक का 7500 रुपये किराया है, अलग अलग बहुत सारे हॉल्स है, 5-6 हॉल से कोई सा भी चूज कर लो आप, अलग अलग फैसिलिटीज़ के लिए, अलग अलग स्पेस के अकॉर्डिंगली। सबका 10,000 से कम है, पर डे का इतना है, तो पर डे 10,000 के अंदर अंदर है तो माफ है। दुकान है सर, दुकान को पर डे पे देंगे नहीं, तो ये कौन सा है? पर मंथ, 10,000 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंगली क्या है? माफ है। इससे ऊपर है तो टैक्सेबल है। वो नहीं, मैं अगर सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मैं किसी को भी सर्विस प्रोवाइड करूँ, वो रजिस्टर्ड हो क्या अनरजिस्टर्ड हो, मैं ये देखूंगा क्या कि 1 लाख रुपए के माल पे 18,000 रुपये लूँ कि नहीं लूँ? कोई सा भी दुकानदार, कोई सा भी सर्विस प्रोवाइडर ये देखता है क्या? आज जैसे ये कह रहा है कि कभी बीसीसी की भी 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर हो जाए और वो रजिस्ट्रेशन ले ले, तो फिर मैं ये थोड़ी देखूंगा कि मैं जिसको सर्विस दे रहा हूँ वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। मैं रजिस्टर्ड हूँ तो फिर तो मुझे जीएसटी लेना ही पड़ेगा ना। सुन मेरी बात, अब सिंपल, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सिर्फ एग्जेम्प्टेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी ही कहाँ आई? नहीं आई। और अगर वो इस अमाउंट से ज़्यादा की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी जो सर्विस है वो टैक्सेबल है, टैक्सेबल है, और 20 लाख से ऊपर है तो फिर वो क्या है? लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, है ना? ओके। सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइज्ड रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज। रिलीजियस पिलग्रिमेज समझते हो आप लोग? पिलग्रिमेज वर्ड समझते हो आप लोग? क्या होता है? यात्रा। वेरी गुड, यात्रा। तो ऐसी कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको ये रिलीजियस यात्राओं में हेल्प करती है, तो 2 नाम हमने लिख रखे हैं, एक तो ये रही हज कमेटी और एक ये है कैलाश मानसरोवर की KMNVN। ये लोग क्या करते हैं सर? हज कमेटी का काम बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि मक्का में जाके हज होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से मुस्लिम्स वहाँ आके हज करने के लिए आते हैं, और हज करने का एक स्पेसिफिक मंथ होता है, साल भर में हज नहीं होती है, साल भर में उम्रा कहा जाता है। सेम जगह पे आप जाओगे, सेम रिचुअल्स करोगे, 11 महीने में करोगे तो उम्रा कहलाएगा, उस एक स्पेसिफाइड मंथ में करोगे तो क्या कहलाएगा? हज कहलाएगा। और हज मुस्लिम के ऊपर फरीज़त होती है, मतलब एक बार तो करनी ही होती है सबको, तो हर कोई चाहता है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, और उस 1 महीने में ऑल ओवर वर्ल्ड के मुस्लिम अगर वहाँ आ जाएंगे तो वहाँ की तो पिक्चर बन जाएगी। कैसे वो लोग इतनी पब्लिक के फ्लो को मैनेज करेंगे? तो फिर भाई वो लोग क्या करते हैं, हर कंट्री को एक कोटा दे देते हैं कि इंडिया आपसे इतने इंडियंस आने चाहिए, पाकिस्तान इतने ही पाकिस्तानी आने चाहिए, श्रीलंका इतने ही श्रीलंकन्स आने चाहिए। तो इस पिलग्रिमेज को
फैसिलिटेट करने के लिए इंडिया वालों ने एक हज कमेटी बना रखी है। वो हज कमेटी क्या करती है, जितने लोगों को भी जाना है उनको रजिस्टर करती है, रजिस्टर करने के बाद उनकी लॉटरी सिस्टम निकालती है कि इस साल आपका नंबर, इस साल आपका नंबर, इस साल आपका नंबर। जिस साल जितना नंबर आया तो इनके ही थ्रू जाना पड़ेगा ना, इनके ही थ्रू जाना पड़ेगा तो इनसे पैसे लेती है, इनके वहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह, मतलब एक हज कमेटी इज लाइक अ ट्रेवल एजेंट जो आपकी पूरी ट्रेवलिंग को क्या कर देगी, फैसिलिटेट कर देगी। ठीक है, तो ये आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही, और रिलीजियस सर्विस है तो इनकी भी सर्विस क्या है, एग्जेम्प्ट है। क्लियर है कि नहीं? सेम तरीके से कैलाश मानसरोवर में ये भी एक कमेटी है जो वहां पे जितने भी यात्री जा रहे हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं ताकि ओवरफ्लो ना हो जाए, इसलिए यार इनकी भी जो सर्विस है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। ऐसी कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन जो पिलग्रिमेज की सर्विस प्रोवाइड कर रही है अंडर अ बायलैटरल एग्रीमेंट, कंट्री की गवर्नमेंट के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ने आपको ऑथोराइज किया है कि आप जिसको भेजोगे उसी को अकोमोडेट करेंगे, उसके सिवा बाकी को हम नहीं जानते, तो बायलैटरल एग्रीमेंट है तो एग्जेम्प्ट है। नहीं तो पिलग्रिमेज सर्विस तो कोई भी टूर एंड ट्रैवल वाला कर सकता है, कोई भी कह देगा कि यार आपको वहाँ हज करने जाना है, होटल में प्रोवाइड कर दूंगा, ट्रैवलिंग की टिकट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, रिचुअल्स भी मैं बता दूंगा, यूट्यूब वीडियो दे दूंगा, जो देख लेना कैसे कैसे करना है, कर लेना वहाँ जाके, इतनी भीड़ में तुम चल जाओगे, किसको देखा, वीजा वीजा सब करवा दूंगा, तो वो एग्जाम नहीं है। ठीक है, सिर्फ बायलैटरल एग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ एक्चुअली ये बी पॉइंट है ना, ये बी पॉइंट ये इसी का है, इसका नहीं है, कोई पर्सन प्रोवाइड नहीं करता है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, 12AA वाले भी अगर इस अमाउंट से ज़्यादा दे रहे हैं तो फिर टैक्सेबल है। ठीक है, जनरली इनके पास हथियार है यहाँ, टेंशन नहीं है। ये 12AA वाले बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट इनके इशारों पे नाचते हैं, तो ये लोग पता है रूम का किराया भले ही ज़्यादा लेते हो लेकिन उसको एज अ रूम रेंट लेते ही नहीं है, ऐसा डोनेशन लेते हैं कि बोलेंगे इस कमरे में रहना है 2,500, एसी वाले में रहना है 5,000, अब 5,000 की पर्ची रूम के रेंट की नहीं कटेगी, 5,000 की पर्ची कैसे कटेगी, डोनेशन, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। अब सर ये सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करवाती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के कैंप्स भी करवाती है, हमारे समाज में बहुत होते हैं, मेहंदी पढ़ना सिखा देते हैं, कभी सिलाई बुनाई की क्लासेस चलवा देते हैं, कभी योगा क्लासेस चलवा देते हैं, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, कोई से भी चलवाओ, सब एग्जेम्प्ट है भाई। आर्ट्स एंड कल्चर क्या है, एग्जेम्प्ट है। स्पोर्ट्स ओनली बाय चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA, अदर अंडर इनकम टैक्स रिस्ट्रिक्टेड स्कोप, भाई इसका रिस्ट्रिक्टेड स्कोप है, ये सारे चैरिटेबल करवाएंगे, एग्जेम्प्ट है। आर्ट्स एंड कल्चर की जो अगर आप क्लासेस चलवा रहे हो तो ठीक है। Exempted services provided by charitable religious trust, अब इसकी exempted service, अब ये क्या है, exempt ही थी, ये एग्जाम्पल्स है कि क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेगी। एक्टिविटीज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, ये चैरिटेबल वाले प्रोवाइड करें तो भी एग्जेम्प्ट है, और वैसे भी इंडिया में हेल्थ केयर सर्विस क्या है, एग्जेम्प्ट है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो कि नॉन चैरिटेबल हो, एग्जेम्प्टेड। हेल्थ केयर सर्विस क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो वहाँ डिटेल में अपन पढ़ेंगे। केयर और काउंसलिंग ऑफ, वो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं ना भाई, ये वो है भाई, केयर एंड काउंसलिंग ऑफ सिवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, एफ्लिक्टेड बाय HIV और एड्स, एडिक्टेड टू नार्कोटिक ड्रग्स और अल्कोहल, ये रहा नशा मुक्ति केंद्र। ठीक है, इनकी सर्विस वाले भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, तो ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। मतलब वो मुहिम चलाने वाली बात होती है। ठीक है, अब मान लो अपूर्व दारू पीने लग गया, रोज घर पे आके नाटक करता है, तो इसके पापा तो बोले नहीं रखे तेरे को, तो कौन रखे बेचारे को, तो ये लोग। ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी और योगा, ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू, अब ये रिस्ट्रिक्टेड स्कोप है यहाँ का भी कि एजुकेशनल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो हिंदुस्तान में एजुकेशनल सर्विसेज भी क्या है, एग्जेम्प्ट है, लेकिन आप लोग ये प्रोवाइड कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट है नहीं सर, हमने तो पूरे हमारे समाज ने स्कूल ही खोल दिया सर, है ना। अब वो जो स्कूल है वो स्कूल पे अलग प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, वो एजुकेशनल सर्विसेज में गवर्न होगा। एज अ कम्युनिटी रिलीजियस और चैरिटेबल सर्विसेज में क्या क्या एग्जेम्प्ट है,
रिलेटिंग टू एजुकेशनल प्रोग्राम एंड स्किल डेवलपमेंट। किसका करा रहे हो? अबैंडन, ऑर्फन, होमलेस चिल्ड्रन, अनाथ। ठीक है, देन स्कोप में फर्क है। ये मान लो सेक्शन में फर्क है कि ये कराएंगे तो ये लोग एग्जेम्प्ट है, वो लोग कराएंगे तो उनका डेफिनेशन ही अलग है, वो पढ़ना अभी बाकी है तो एग्जेम्प्ट ही। मतलब इन शॉर्ट अभी मैं तुझे ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं तुझे यही पढ़ा रहा हूँ, फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं तेरे को बड़ा वाला स्कोप भी बताऊंगा जिसमें तुम्हारे स्कूल कॉलेजेस सब आ गए। उसका जब मैं पूरा एग्जामेशन पढ़ा दूंगा तो तू कहेगा फिर फर्क ही क्या होगा, ये भी एग्जाम्प्ट है वो भी एग्जाम्प्ट है। मैंने कहा हाँ है, ये इस एंट्री के अंडर एग्जाम्प्ट है, वो उस एंट्री के अंडर एग्जाम्प्ट है। ये किस में जाएगा? रिलीजियस एंड चैरिटेबल में जाएगा, वो किस में जाएगा? एजुकेशनल सर्विसेज में जाएगा। बारीक बारीक सा फर्क है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का, उसके अंदर कैंटीन है उसका क्या होगा, ये छोटा मोटा तो वहाँ डिटेल में पढ़ना है। ये लोग जो काम करते हैं ना उसके बारे में पता लगा, देखो यार रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ये काम भी करती है, ये काम भी करती है, तो ये एग्जाम्प्ट है, ये एग्जाम्प्ट है, ये एग्जाम्प्ट है। जो एग्जाम्प्ट है पूरा पढ़ रहा है, उसके सिवा एक बाल बराबर का तो दूसरा एग्जाम्पल आता है तो फिर वो पूरा क्या है आपका? टैक्सेबल। ठीक है, फिजिकली और मेंटली अब्यूज और ट्रॉमाटाइज्ड पर्सन और प्रिजनर्स, पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर रिसाइडिंग इन अ रूरल एरिया। तो अगर इनका कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है तो एग्जाम्प्ट है, नहीं तो फिर एग्जाम्प्ट नहीं है। ठीक है, इसके सिवा कुछ और है तो फिर वो टैक्सेबल है। क्लियर? प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, उसकी सारी एक्टिविटीज क्या है इनकी? एग्जाम्प्ट। मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अबांडन ऑफ, सारी वही चीजें वही चीजें वही चीजें वही चीजें वही चीजें, नोट्स में एडिट करना है भाई। हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड अप टू 1000 रुपीज पर डे, बहुत महंगा हो गया भैया, 30,000 रुपये तक का माफ है, नहीं तो उसके ऊपर फ्लेक्सिबल है। अरेंजिंग योगा एंड मेडिटेशन कैंप, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स और कैंप्स वेयर फीस चार्ज इंक्लूड कॉस्ट ऑफ लॉजिंग एंड boarding shall also be exempt as long as the primary and predominant activity, objective and purpose of such residential program or camps is advancement of religious spirituality और yoga। ठीक है, वो बोर्डिंग स्कूल में भेज देते ना तो कुछ ज़्यादा ही समझदार हो जाता है छोरा, तो उसको फिर यहाँ भेजते हैं। ठीक है, थोड़ा सीख के आ गई, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी वगैरह। हमारे समाज में एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन आज तो इतना प्रेस्टिजियस है जिसमें हर कोई वो चाहता है, मतलब ड्रीम लेके चलता है हर बच्चा कि मेरा यहाँ पे एडमिशन हो जाए। आज के ज़माने में वो इतना प्रेस्टिजियस, आज से 20 से 30 साल पहले, ये कहें 40-50 साल पहले, उसकी इमेज ऐसी थी कि जो घर वालों की बात ना समझे, बिल्कुल ही नालायक हो जाए, उसको वहाँ भेज दो, वो लोग ठीक कर देंगे, सुधार केंद्र वाला हो गया वो। ठीक है, अब तो उसकी इमेज ही दूसरी, अब तो हर कोई चाहता है कि हम वहाँ चल जाए। तो यार ये क्या कह रहा है कि जहाँ पे रहना खाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्या है? ये एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए हमें उसको रेसिडेंस प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, अकोमोडेशन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, तो फिर एग्जाम्प्ट है, नहीं तो एग्जाम्प्ट नहीं है। ठीक है, सर इसके नोट चाहिए थे क्लास में बोल दो। अगर 2:30 बज गए होंगे तो शुरू, तो मतलब नहीं बजे। एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस बहुत सिंपल है, यूँ समझ लो, ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो, ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का शेप एंड साइज चेंज नहीं कर रहे हो, मतलब एक तरीके से उसका फॉर्म एंड नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रेडी टू सेल बनाने के लिए कंडक्ट करना ज़रूरी होता है, जैसे चावल है ना, कॉफ़ी नहीं, कॉफ़ी में तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलता है। कॉफ़ी बीन इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कॉफ़ी पाउडर इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, सेम तरीके से टी लीव्स, उसमें भी टी लीव्स इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लेकिन जो टी पैक्ड आती है इट इज़ नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। लेकिन गेहूँ के दाने को उनके छिलके में से निकालने के लिए जो प्रोसेस मैनुअली होता है वो आप मशीन के थ्रू कर रहे हो, तो वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। ठीक है, आपको मैं एक बात शुरू से बोलना भूल गया ताकि आपका परसेप्शन थोड़ा अच्छा रहे, हम एग्जेम्प्टेड सर्विसेज पढ़ रहे हैं, हम एग्जेम्प्टेड गुड्स नहीं पढ़ रहे।
एग्जेम्प्टेड गुड्स हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ हो रहा है। तो हम एग्रीकल्चर मतलब एग्जेम्प्टेड गुड्स नहीं पढ़ रहे, सर्विसेज पढ़ रहे। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो जो गुड्स, वो जो दाना बन रहा है ना, उसकी बात नहीं करेंगे हम उस सर्विसेज की बात करेंगे जो उसको सेल करने के लिए काम में आ रहा है। ठीक है, कल से बात करेंगे। बाय टाटा, सी यू। जी भाई।